नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़े हुए अलग अलग दिन अलग अलग विषय लेकर आते हैं, जिस पर स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी हां, आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, चाहे वो टोल फ्री नंबर के जरिए हो, ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती द्वारा पौध संरक्षण और इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन ग्वार लोबिया की खेती, ये दो महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें पैसा नहीं लगना है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखिए कि सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक कुमार जैन, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीधर, आप डीन हैं केंद्रीय उद्यानिकी विश्वविद्यालय थिंजौल मिजोरम से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम जी। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। इस पर काफी जोर भी दिया जा रहा है। इस बार के बजट में भी हमने देखा और लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े। तो डॉक्टर जैन हमें समझाए कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, क्या है प्राकृतिक खेती और क्या है इसके फायदे। जी नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं प्राकृतिक खेती पे सरकार का मुख्य ध्येय है जी। जब कभी आप जंगल की तरफ गर्मियों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आम, कटहल, जामुन और इन फलों को आप देखेंगे और खासकर इमली को आप देखेंगे। तो ये जो असामान्य फल देने वाले पौधों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे हर बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है और इसमें न कोई सिंचाई की व्यवस्था होती है, न कोई रोग होता है, न कोई संक्रमण होता है और न कोई इनकी देखरेख करने वाला था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इन हर वर्ष हर अगले वर्ष इसमें जोरदार फ्रूटिंग होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हर बार इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है अच्छी। तो इसको कोई देखने वाला, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि प्रकृति स्वयं खेती कर रही है। तो प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति स्वयं खेती कर रही है, आपको उसमें मनुष्य को उसमें सहयोग देना है, न कि मालिकाना करना है। दूसरा, प्राकृतिक खेती के देशी गाय या उसके उत्पादों पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक खेती में जो भी संसाधन काम में लिए जाते हैं या तो उसके खेत में ही होते हैं या उसमें गांव में ही होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी बात जो भी उत्पाद या संसाधन काम लिए जा रहे हैं वो उनकी लागत बिल्कुल शून्य होती है। इसीलिए इसको जीरो बजट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सुभाष पालेकर साहब ने इसका जनक कहा जाता है, जिनको कि 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। और तो जो प्राकृतिक खेती है उसके कई फायदे हैं। किसानों की लागत बेहद ही कम हो जाती है और उपज भी भरपूर मिलती है और गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, क्योंकि इसमें रसायन के किसी भी तरह के तत्व नहीं होते हैं। इस तरह की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके क्या क्या और लाभ है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी शुरू की जा सकती है, जिसमें बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां मुख्य है। किसान इसके लिए सबसे पहले पौधशाला तैयार करे। पौधशाला के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का चुनाव। मिट्टी उपजाऊ, दोमट, खरपतवार रहित और अच्छे जल निकासी वाली हो। किसान इस बात का ध्यान रखे कि मिट्टी अम्लीय या क्षारीय न हो। साथ ही पौधशाला वाले स्थान में धूप रहती हो। सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो। पौधशाला का स्थान कुछ ऊंचा हो। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि एक फसल के पौध लगाने के बाद दूसरी बार पौध लगाने का स्थान बदल दे, यानी फसल चक्र अपनाए। अगर किसान प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करके पौधशाला तैयार कर रहे हैं तो गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएं। अगर उपलब्ध हो तो कंपोस्ट खाद भी मिला सकते हैं। जो फसल अवशेष, छाल, तना, बगीचे की कतरन के सड़ने से बनती है।
नाजुक पौधों को गर्मियों में 2 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। समय समय पर खरपतवार हटाते रहें। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आइए रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार और लोबिया की खेती के बारे में खासतौर पे इनकी क्या विशेषताएं हैं, पहले हमें ये बताएं, और इसकी खेती का जो उपयुक्त समय होता है वो क्या होता है? जी हाँ, किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि ये लोबिया, ग्वार, ये जो है ये दलहनी सब्जियों के रूप में इसकी खेती की जाती है। कुछ कुछ इलाकों में तो दानों के लिए भी इसकी इस्तेमाल की जाते हैं। लोबिया के दाने भी खेती करते हैं, लेकिन हम आपको इस चर्चा में सब्जियों की फली के लिए आपको खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ये दलहनी सब्जियां हैं और ये इनका विशेषतः फायदा ये होता है कि एक तो ये लागत कम लगती है इनकी खेती में, दूसरा ये उत्पादन के साथ साथ आपकी खेती की गुणवत्ता को भी सुधारती हैं, क्योंकि इनके जड़ों में एक ऐसे जो जीवाणु पाए जाते हैं जो वातावरण से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने अंदर सोख करके जमीन के अंदर स्थिरीकरण करते हैं, जिससे खेती की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। तो ये जो दलहनी सब्जियां हैं, इनको अगर आप और भी सब्जियों के साथ या और किसी अन्य सस्य फसलों के साथ बीच में क्रॉप के रूप में लेते हैं तो उससे आपकी उर्वरता भी बढ़ती है, साथ साथ एक अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है। बिल्कुल। और खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ग्रीष्मकालीन लोबिया की खेती के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच ठीक रहता है। ज्यादा ठंडे मौसम में पौधों की बढ़वार रुक जाती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन लोबिया की उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, अर्का गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन मुख्य है। बुआई फरवरी से मार्च में व बीज दर 12 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ठीक रहता है। बुआई के समय खेत में नमी का खास ध्यान रखें। साथ ही बुआई से पहले खेत में गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन मिलाएं। इस समय ग्वार की खेती भी की जा सकती है। इसे भी हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में इसकी जायद फसल बोई जाती है। बुआई का सही समय फरवरी मार्च है। सब्जी वाली ग्वार फली की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद, 25 से 30 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस, 20 किलो सल्फर व 5 किलो जिंक मिलाए। इसकी बुआई छिड़काव और कतार दोनों तरीके से की जा सकती है। 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई शाम के समय ही करें। दोनों ही फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें। तो रिपोर्ट आपने देखी, और आज के हमारे जो दोनों विषय है वो खास तौर पर ऐसे विषय है जिनकी खेती के दौरान आपको कम लागत लगेगी और उपज भी भरपूर मिलेगी, फायदा भरपूर होगा और इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर आप मेल भी भेज सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा सवाल ये था कि जो प्राकृतिक खेती है इसमें अगर संपूर्ण खेती करें, मतलब पूरी तरह से 100% हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं, तो क्या इसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर और सीडल का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब या फिर प्राकृतिक खेती में इसका इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर इनको हम इस्तेमाल करेंगे प्राकृतिक खेती में तो क्या तो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं प्राकृतिक खेती में, ये आप जानना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं। जी डॉक्टर जैन बताएं। जी, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम लागत और शुद्ध मुनाफा ज़्यादा हो। इसमें जो यंत्र आप काम में लेते हैं ये हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी की उर्वरता जो होती है
वो 4.5 इंच के आसपास होती है। अगर लोहे का हल वगैरह, इसका यही है कि जो 4.5 इंच की जो गहराई होती है उसी में मिट्टी की उर्वरा क्षमता रहती है और लगभग 95% जीवाणु और जो सूक्ष्म जड़ें जो होती है जो भोजन बनाने का काम करती है वो उसी तह में मौजूद होती है। कोशिश ये करें कि जब उसकी जुताई करें तो वो मिट्टी को वहीं से उठाई और वहीं से वापस रख दें। मिट्टी जब ऊपर नीचे होती है तो उससे क्या होता है, जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की भी कमी हो जाती है और जो ऊपर नीचे जब जमीन होगी तो उसमें उर्वरा शक्ति में भी कमी होती है। तो कोशिश करें कि कम लागत लगे और इसको ज्यादा इसको जटिल ना बनाए, यही काम करें तो ये अच्छा रहेगा। जी, कहा जाता है कि बहुत ही गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, हल्की जुताई में ही आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर श्रीधर मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये जो ग्वार लोबिया की खेती है किसान अगर करना चाहते हैं तो बुआई के लिए उपयुक्त समय उनके लिए कौन सा रहेगा, किस तरह का तापमान अच्छा रहता है और साथ ही किस तरह की उन्नत किस्में जो हैं वो बीज के उन्हें अपनाने चाहिए। जी हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि प्रश्न मैडम ने किया है, बहुत अच्छा, आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए खेती के लिए। अब जैसे कि बात है कि अभी इसकी बिजाई आप कब करें या बोने का उपयुक्त समय क्या है जी। तो देखिए, इसका जो ग्रीष्मकालीन जो ये सब्जी होती है जिसको हम लोग बसंत और ग्रीष्म दोनों कहते हैं, क्योंकि ये फरवरी और मार्च में बुआई होती है। तो फरवरी जिन किसान भाइयों ने बुआई कर रखी है उनकी तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की है अभी भी 15 मार्च या 20 मार्च तक आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए आपका समय अभी उचित है, इस समय आप बुआई कर सकते हैं। और दूसरी जो बिजाई साल में करते हैं वो जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो हमारे मध्य प्रदेश और इधर दक्षिणांचल का इलाका है, दक्षिण भारत का इलाका, यहाँ तो साल भर में कई बार इसकी बुआई कर सकते हैं। कारण सिर्फ यही है कि जैसे मैडम ने अभी पूछा है आप कि तापमान कितना होना चाहिए, तो करीब इसका जो है 20-22 डिग्री से लेकर के 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक उचित तापमान माना जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर 15 डिग्री भी है, जैसे फरवरी के मौसम में उत्तर भारत में 15 फरवरी के बाद या 20 फरवरी के बाद तापमान थोड़ा कम भी रहता है, तो भी उसमें बिजाई कर लेते हैं, क्योंकि किसान चाहते हैं कि उनकी फसल आगे से आगे जल्दी से तैयार हो और वो बाजार में ले जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। तो औसत तापमान की जहां बात की जाती है तो 24 से 27 या 28 डिग्री बोलते हैं। लेकिन आप इसको उसके नीचे भी थोड़ा तापमान है, 15 से ऊपर है, तो भी आप बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर श्रीधर, आगे जानेंगे इसकी अच्छी किस्मों के बारे में, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं वो ईमेल के जरिए भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ सवालों को यहाँ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है विशाल शर्मा जी ने, जो बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लेकिन खरपतवारों की समस्या आ रही है, तो जानना चाहते हैं कि खरपतवार के निवारण के लिए क्या उपाय करें। जी डॉक्टर जैन। जी, खरपतवारों के निवारण के लिए किसान भाइयों मल्चिंग करें। मल्चिंग, जब तक मल्चिंग नहीं होगी तब तक खरपतवार आपके ज़्यादा से ज़्यादा उगेंगे। तो मल्चिंग का 2 फायदा भी है। मल्चिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि मल्च जो होती है वो आपके सर्दी में कंबल की तरह कार्य करती है और गर्मी में ठंडा रखती है। तो इससे आपके मिट्टी का कटाव तो रुकता ही है, और जो मल्च आप करते हैं 3 तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये ध्यान रखें कि जो आप मल्च कर रहे हैं वो 4.5 इंच से ज्यादा गहरी नहीं हो। डॉक्टर जैन माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। मल्चिंग किस तरह से करें इसके बारे में जानेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। निर्मल ठाकुर जी झारखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो निर्मल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो निर्मल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर जैन, जैसा कि आप बता रहे थे कि मल्चिंग किया जाना चाहिए खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए, तो क्या उपाय है, क्या तरीके हैं, किस तरह से मल्चिंग करें? जी, मल्चिंग या आच्छादन जिसको कहते हैं, एक तो जुताई करके, जिसमें कि सोइल मल्चिंग के कहते हैं, उसमें के जुताई करें तो जिससे एरिएशन होगा, हवा का होगा, और उसके बाद खरपतवार भी नष्ट होंगे। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि धान का पुआल, इसके लिए सबसे बेहतर रहता
रहता है, क्योंकि धान के पुआल में हवा का एरिएशन या हवा आती जाती रहती है। जहां भी आप मल्चिंग कर रहे हैं इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जो प्राकृतिक अवशेष काम में ले रहे हैं वो चिपके नहीं। अगर वो चिपकेंगे तो जमीन के अंदर ये ध्यान रखें कि जो जीवाणु है वो सजीव जीवाणु है, उनके लिए ऑक्सीजन का जाना बहुत जरूरी है। तो जब वो चिपकने वाला होगा तो एरिएशन नहीं होगा, जब हवा का संचार नहीं होगा तो जो एरोबिक जीवाणु है वो आपके मर जाएंगे और उससे ह्यूमस नहीं बनेगा। तो मल्चिंग का ये जरूर ध्यान रखें। और जब मल्चिंग करें, दूसरा ये करें कि जब भी आप मल्चिंग कर रहे हैं तो जब जैसे आपका पौधा आपने बीच में लगा रखा है तो एक तरफ आप उसके एक तरफ लाइन में आप उसकी मल्चिंग करें और दूसरी तरफ उसके पानी दें। तो उससे क्या होगा, जब दूसरी तरफ पानी दे रहे हैं तो पौधा अपने आप उसको पानी को ले लेगा, तो खरपतवार भी आपके नियंत्रण होंगे और 90% पानी की भी बचत होगी। इसके अलावा आप लाइव मल्चिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप इंटरक्रॉप लगा सकते हैं, बेले लगा सकते हैं, तो इससे आपके खरपतवार कम लगेंगे। जी जी जी, मल्चिंग में ये जरूर ध्यान रखें। माफ कीजिएगा डॉक्टर जैन, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है। मल्चिंग के बारे में और भी आगे जानेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ प्राकृतिक खेती करने के लिए जी हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से पहले शुरुआती दौर में खेत में करना चाहिए जिससे प्राकृतिक खेती हमारी सफल रूप से हो सके। जी बिल्कुल, तो ये शुरू करने के लिए तैयारी किस तरह से करें ये आप जानना चाहते हैं, बताएं डॉक्टर जैन। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्राकृतिक खेती करने से पहले आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि जहाँ जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं वहाँ के कीड़े, बीमारियां, रोग कौन कौन से हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक चीज है, कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर रहेगा आप उसकी पहले रोकथाम कर लें। तो उन कीड़ों की जानकारी जब रहेगी आपको तो आप पहले से आप उसका शेड्यूल बना लेंगे, ये कीड़ा कब आता है, ये बीमारी कब आती है, तो उसे, क्योंकि एक बार अगर रोग कीटाणु आ गए तो फिर उसको रोकना थोड़ा असंभव होता है, तो पूरा वो देख ले। दूसरा, जब आप खेत की तैयारी करें तो आप घन जीवामृत को 1000 किलो को जुताई के समय उसके खेत के अंदर मिला दें। और एक चीज ध्यान रखें कि जब आप और जो बीज आप काम ले रहे हैं उनको देसी बीजों को आपको काम लेना है। और सब्जियां अगर आप बो रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि माह में आपको 4 छिड़काव करने हैं। मौसम अगर बदलता है तो उसके आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर सप्ताह आपको छिड़काव करना है। जब सब्जियां अगर बो रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि पहला और तीसरा छिड़काव प्राकृतिक कीटनाशी, चाहे वो 10 पर्णी हो, नीमास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, उनका करना है, पहला और तीसरा। दूसरा छिड़काव आपको जीवामृत का करना है जो कि आपके पोषण का काम करेगा। और जो चौथा छिड़काव है वो आपको छाछ का करना है जो कि फफूंद जनित बीमारियां और उसके पौधे के विकास के लिए जरूरी रहेगी। जी बिल्कुल, तो जाना आपने नंद स्वरूप जी की किस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप अगर आप प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक खेती और इसके साथ ही ग्वार व लोबिया की खेती के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप हेलो किसान 2015@gmail.com पर मेल भी भेज सकते हैं अपने सवालों के। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हमें जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है तो लोबिया की कौन सी किस मौसम में उपयुक्त होगी लगाने के लिए जिससे अच्छा पैदावार मिल सके। जी बताएं डॉक्टर श्रीधर।
हाँ आनंद जी, आप बलुई मिट्टी में खेती करना चाहते हैं तो देखिए जितनी भी सब्जियां हैं, आप जानते हैं ज्यादातर बलुई या बलुई दोमट या दोमट मिट्टी ही कहते हैं कि बहुत उचित होती है। तो बलुई मिट्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोबिया ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज्यादा आपको खाद या उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जैसे इस समय अगर आप ये गर्मी के मौसम में बो रहे हैं, ये मार्च के मौसम में आप बुआई करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा आपके पास पानी सिंचाई के लिए उसका बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। कारण कि बलुई जमीन है तो इसमें नमी जल्दी से उड़ जाएगी। गर्मी जैसे ही पड़ती रहेगी तो उसमें नमी जल्दी जल्दी खत्म होगी। तो यही एक दिक्कत आपके लिए है, और कोई सी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी की सुविधा आपके पास है तो बड़े भरपूर उपज आप ले सकते हैं। बिल्कुल। कुछ अच्छी किस्मों के बारे में यहाँ बताएं डॉक्टर श्रीधर। जी हाँ, देखिए लोबिया ऐसी है जैसे फसल है, आप लोबिया 3 तरह की होती है। एक तो होती है कि सिर्फ सब्जियों के लिए किस्में होती हैं, जो हरी फलियां जिनका लेना है। दूसरी किस्में हैं जो आप दानों के लिए उपयोग करते हैं, जो उसमें कोई 1-2 किस्में ऐसी हैं जो कि दोनों में काम आ जाती हैं। हरी फली भी ले लेते हैं और दाने भी ले लेते हैं। तीसरी होती है जो चारे के लिए उगाई जाती है। तो ये 3 तरीके की लोबिया की जो आपकी फसल होती है, इसकी किस्में भी सबकी अलग अलग हैं। तो मैं आपको एक बता रहा हूं, जो मैं आज सब्जियों की बात कर रहा हूं, तो सब्जियों में देखिए लोबिया जो आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है बौनी किस्म और दूसरी होती है जो बेल वाली होती है। तो ज्यादातर हमारे किसान भाई अधिकांश जो बड़े हेक्टर में खेती करना चाहते हैं तो वो लोग ज्यादातर ये बौनी किस्मों का चुनाव करते हैं। तो बौनी किस्मों में मैं पहले आपको बताऊं, इसमें जो पुरानी किस्में आपके पास अगर उपलब्ध है तो आप ले लीजिए, जिसमें कि आपको पूसा 2 फसली, अभी तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं मिलती है, लेकिन इसके अलावा पूसा कंचन है और काशी कंचन है और काशी निधि है, काशी गौरी है। और इसके अलावा हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जो हमने एक नई किस्म निकाली, पूसा धरणी नाम दिया है उसका, ये 2019 में भारत सरकार से विमोचित है। आप इस किस्म को उगाएं। इस किस्म की खासियत जो मैं बता रहा हूं आपको कि इस किस्म के ऊपर ना तो कोई बीमारी आती है, ना कोई वायरस रोग आता है, ना तो कोई पर्ण धब्बा भी आता है, और हमारे उत्तर भारत में रस्ट भी नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इसकी खासियत है और किसान इसका चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीधर, दोबारा आपका रुख करेंगे और कुछ और जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हरि सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब की लोबिया की कोई अच्छी सी किस्म बताई जाए जिससे ज्यादा पैदावार ली जा सके, और इसका बीज कितना पड़ेगा जी? ठीक। और दूसरा सवाल है जी कि लोबिया को 0 टिल ड्रिल से भी बिजाई की जा सकती है जी, इसके बारे में भी बताना जी। जी देखिए लोबिया की जैसे अभी मैं बात कर रहा था किस्मों की, तो उत्तर भारत में मैंने कहा कि जो अभी आप बौनी किस्मों के चयन कर रहे हैं, तो बौनी किस्मों में अभी ये 2019-20 में ही भारत सरकार से रिलीज हुई है, नई किस्म है, किसानों के पास पहुंच रही है, ये ज्यादा ही पहुंच रही है अब। इसकी यही जो खासियत मैंने बताई कि इसको चाहे आप अभी गर्मी में लगा लें या बरसात के मौसम में लगा लें, इनमें ना कोई वायरस रोग आता है। खासतौर से गोल्डन मोज़ेक वायरस बरसात के दिनों में बहुत आता है, गर्मियों में तो नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का फिर भी आता, और किस्में लगाएं तो इसमें बिल्कुल नहीं आता। और पत्तियों पे जो सरको स्पॉट आता है वो भी नहीं आता, और इसकी फलियों पे एंथ्रोपनोज भी नहीं आता। तो एक तरह से मैं आपको ये कहना चाहूं कि अगर पूसा धरणी किस्म आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छी किस्म है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं और ज्यादा उपज भी मिलेगी और किस्मों की अपेक्षा। बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए डॉक्टर श्रीधर? जी बीज की मात्रा ये है, देखिए आप ये बौनी किस्म की बात की है तो इसका 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और जो उन्होंने पूछा है हमारे कपूरथला वाले भाई ने कि क्या सीड ड्रिल से भी बीज का, तो इसको सीड ड्रिल से भी आप बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे और लोबिया की किस्में आप दानों के लिए करते हैं, इसकी भी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरि सिंह जी, विस्तार से जाना आपने कि लोबिया की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जब हम रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं तो किसान
किसानों के पास जैविक खेती का भी विकल्प है और प्राकृतिक खेती का भी विकल्प है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैविक खेती का विकसित रूप है, मॉडिफाइड रूप है प्राकृतिक खेती, और जैविक खेती महंगी होती है। और प्राकृतिक खेती में ये देखा गया है कि जो देशी गाय इसका मुख्य अवयव है, ये जो भी उत्पाद या संसाधन इसमें काम में लिए जाते हैं, या तो वो खेत में ही होते हैं, गांव में आसपास ही होते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कम लागत हो। जबकि जैविक खेती में बायोपेस्टिसाइड्स का भी काम में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जैविक खेती होती है उसमें जुताई को भी प्राथमिकता दी जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में मुख्य ध्येय यही है कि आपको सोइल को फिट करना है। ये कहा जाता है कि फीड द सोइल नॉट द प्लांट्स, तो मतलब सोइल को आप फीड करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो 3.5 इंच में जो माइक्रो में वो सर्वाइव करते रहे और उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो इसमें जुताई करते हैं, लेकिन उसी को मिट्टी को ढकी हुई हमेशा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऑर्गेनिक जो खेती है उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट को काम में लेते हैं, तो जो आइसिनिया फोर्टिडा जो केचुआ काम में लेते हैं वो गोबर को ही खाता है। जबकि प्राकृतिक खेती में जो नेचुरल अलसे होते हैं वो आपके चूना पत्थर है, रेती है, मिट्टी है, और इवन यहाँ तक कि वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको खाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जमीन में एक बार दिन रात काम करते हैं और एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से जब निकलते हैं, तो जमीन पे जब ये निकलते हैं तो जो वर्मी वास या वर्मी कास्ट जो एक्सक्रीटा निकालते हैं वो आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस, मतलब वो अगर पास वाली मिट्टी से अगर आप देखेंगे तो 7 गुना नाइट्रोजन उसमें ज्यादा होता है, 9 गुना फास्फोरस ज्यादा होता है और 11 गुना उसमें पोटास ज्यादा होता है। बिल्कुल, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल, इस बारे में बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजेश कुमार जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। नमस्ते मैम, मैं कह रहा हूँ कि मिर्च की मेरी खेती है, उसमें फूल झड़ने की समस्या आ रही है मिर्च में। अच्छा, ठीक है। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं क्या आप? डॉक्टर जैन बताएं, अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और फूल झड़ने की समस्या है, तो आप सप्त धान्य अंकुर का आप काम में ले सकते हैं। सप्त धान्य अंकुर में 7 धान काम में लेते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि 200 ग्राम आप काला तिल ले लें, इसको आप 24 घंटे पानी में भिगोकर उसको रख दें। उसके बाद आप 5 तरह के दलहनी फसलें कोई भी हो, जैसे मूंग, उड़द, मोठ, राजमा, लोबिया, इनको आप 100 ग्राम ले लें और इनको पानी में 24 घंटे रख दें जब ये अंकुरित हो जाए। और साथ में ही हमें 100 ग्राम गेहूं के बीज को भी लेना है। जब ये अंकुरित हो जाए तो जो पानी फिर निकाल लें और उसके किसी कपड़े में उसको लटका दें, तो जो पानी बचा है वो भी काम आता है। तो उसके बाद आप क्या करें, जो 200 लीटर आप पानी लेवें, उसमें 10 किलो देशी गाय का मूत्र लेवें और जो पानी जो इनका दानों का जो निकला था वो ले लें, और जो धान्य है इनको सबको पीस लें। इनको पीसने के बाद आप 48 घंटे तक इसको 48 घंटे के अंदर इस घोल को आपको काम में लेना है। सवेरे शाम इसको छाया में बनाएं और सवेरे शाम इसको घोलते रहें, तो जिससे कि जीवाणु की संख्या में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको आप जो सब्जियां हैं उसको तोड़ने से 5 दिन पहले काम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कि पोषण का काम करता है। जो फल जो गिरने का मुख्य वजह यही है कि पोषण की कमी रहती है, पानी भर जाता है, रूट जोन में पानी भर जाता है, पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलते। तो सप्त धान्यांकुर जो है वो प्राकृतिक खेती में एक पोषण का काम करता है, तो इसको आपको जरूर काम में लेना चाहिए। बिल्कुल। तो राजेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया कि प्राकृतिक खेती अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो इस तरह की समस्याएं हैं, फूल झड़ने की समस्या है, इससे आपका सामना ना हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल ले लेते हैं। ईमेल के जरिए एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि लोबिया की खेती को करने के लिए पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या ये समय उत्तर प्रदेश में लोबिया की खेती के लिए उचित है। डॉक्टर श्रीधर जी, उत्तर प्रदेश में खेती करने के लिए बिल्कुल उचित समय है। जैसा मैंने बोला है कि अभी आप 15 मार्च 20 मार्च तक बड़े आराम से इसकी बिजाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, किन किन बातों का जो ध्यान रखने की आपने बात की, तो हम पहले बता चुके हैं कि मिट्टी जो है बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें, आपके पास जो भी खेती की मिट्टी है आप उसमें बिजाई कर सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि गर्मी प्रारंभ हो जाएगी 15-20 मार्च के बाद थोड़ा ज्यादा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जमाव जो आप बुआई करेंगे तो उसमें सबसे पहले पलेवा लगा करके तब बिजाई करेंगे,
पलेवा लगाने का एक ही मतलब है कि जो ये जितनी भी ये दलहनी फसलें हैं ये थोड़ा जमाव में दिक्कत करती हैं अगर उचित नमी नहीं खेत में हो तो इसलिए ये बताया जाता है कि आप पलेवा लगा के जब उसमें जुताई करने लायक हो जाए उसमें जुताई करके फिर आप बिजाई करें। तो ये जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा सिंचाई आपके पास साधन हो तो आप बलुई या किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। चौथी बात ये है कि गर्मी का चूंकि समय है, ग्रोथ जितना बरसात के दिनों में होती है, बढ़वार जितनी बरसात में होती है, गर्मियों में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इस समय जो आप बिजाई करें तो उसकी स्पेसिंग 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच में रखें और पौध से पौध 15 से 20 सेंटीमीटर। जी जी। और चौथी बात यह है कि अगर खरपतवार, ज्यादातर वैसे तो बरसात के दिनों में नियंत्रण की बात आती है, लेकिन इस समय में खरपतवार बहुत कम आता है। तो आप बिजाई करने के बाद अगर एक गुड़ाई कर देते हैं अपने हाथ से, निराई गुड़ाई, तो निकल जाती है। लेकिन अगर आपके खेत में या आपके इलाके में खरपतवार ज्यादा आता है तो बिजाई करने के तुरंत बाद या फिर अगले दिन तक जरूर 48 घंटे से पहले उसमें जो है आप पेंडीमेथिलिन ये दवा जो आती है ये करीब 750 ml ये 200 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ के लिए ये पर्याप्त होती है, इसका छिड़काव कर दें। जी तो अंकुर जी, आपने विस्तार से जाना कि उत्तर प्रदेश में आप बहुत ही सफलतापूर्वक लोबिया की खेती कर सकते हैं और खेती की शुरुआत के लिए भी किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम ग्वार लोबिया की खेती और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। जी राकेश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहता हूँ, किस प्रकार से शुरुआत की जा सकता है ना?
जी, किस प्रकार शुरुआत करें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जी, डॉक्टर जैन बताएं। जी, प्राकृतिक खेती का मैंने पहले भी बताया। प्राकृतिक खेती का जब आप शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस क्षेत्र की कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं, तो उस हिसाब से आप उसका पहले एक पूरा देख ले, शेड्यूल बना ले, तो उस हिसाब से ही हमें दवाइयों का, ये प्राकृतिक संसाधनों का हमें प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर जैन, यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती अगर शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर इसके घटकों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, तो उनके बारे में हमें बताएं। जी, प्राकृतिक खेती के जो घटक है उसमें जीवामृत, घन जीवामृत है। तो जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप जुताई के समय घन जीवामृत को सबसे पहले उसके मिट्टी के अंदर मिला दें, और घन जीवामृत को फिर खड़ी फसल में भी आपको देना, और इसी तरह जीवामृत को भी आपको खड़ी फसल में देना। खास जो 5 इसके मुख्य प्राकृतिक खेती के 5 प्रमुख स्तंभ है, जीवामृत और घन जीवामृत, दूसरा बीजामृत है, तीसरा आच्छादन या मल्चिंग जिसको कहते हैं, चौथा वापसा, और 5वां इसका सफसल है। जहां तक घन जीवामृत की बात है, इसमें यह अनंत करोड़ जीवाणु का एक तरह से जामन है, जो कि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति और ह्यूमस की मात्रा को ये बढ़ाता है। तो घन जीवामृत या जीवामृत जब भी बढ़ा रहे हैं तो देशी गाय के गोबर को आपको हमें काम में लेना है। और बीजामृत के बारे में भी इसमें देशी गाय के पेशाब और उससे लिया जाता है। और ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इसमें सफलता, जब बीज आप संस्कार कर रहे हैं तो लगभग 90% से ज्यादा बीज अंकुरित होता है, जबकि हाइब्रिड बीज होता है वो 70% के भी अंकुरित होता है। और सबसे बड़ा तीसरा जो है जिसको आच्छादन या मल्चिंग कहते हैं, 90% किसान मल्चिंग नहीं करते हैं अभी भी। आने वाले समय में जीवामृत, घन जीवामृत की जब जीवाणु का आप लगातार प्राकृतिक खेती करें तो इसकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन मल्चिंग आपको हमेशा करनी है। 90% किसान मल्चिंग नहीं करते, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो राकेश जी, जाना आपने, अगर सफलतापूर्वक आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती के ये जो तमाम घटक है इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कमल सिंह जी इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमल सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी मैम, मेरे को जानकारी चाहिए। जैसे हम लोग पहले से अभी जो कर रहे हैं रासायनिक खाद वगैरह करके खेती कर रहे हैं मैम जी, तो अब हम लोग उसमें प्राकृतिक खेती करना चाहेंगे तो किस प्रकार से उसमें स्टार्टिंग करें ताकि हमारा फसल पैदावार बीच में डाउन ना हो, मेरे को जानकारी चाहिए मैम। ठीक, बताइए जी। प्राकृतिक खेती की शुरुआत में आप एक काम करें, ग्रीन हरी खाद या जिसको ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं, लोबिया है, ढेंचा है, इन फसलों को आप जब आप बुआई कर रहे हैं उससे पहले इन फसलों की आप बुआई कर दें, और 40 से 45 दिन की जब ये हो जाए तब इसको जमीन के अंदर मिला दें। तो इससे क्या होगा कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा, घन जीवामृत को जैसे ही आप खेत की जुताई करते हैं, जुताई हमेशा ये ध्यान रखें ज्यादा गहरी नहीं करें। इसका प्राकृतिक खेती में यही है कि जो मिट्टी होती है बस उसको वहीं से मिट्टी उठानी और वहीं पे आपको रखनी, ऊपर नीचे उसको नहीं करना है। तो इस चीज का जरूर आप उसमें ध्यान रखें। और फिर घन जीवामृत को आपको खड़ी फसल में भी मिलाना है। और एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब मैंने पहले भी बताया कि सब्जियों अगर आप बो रहे हैं, और एक चीज जरूर ध्यान रखें, जो बीज आप काम में ले रहे हैं वो आपको देसी बीज काम में लेना है, बीजोपचार करके आप उसको खेत में आपको काम लेना है। और वापसा, जो ये भी ध्यान रखें कि वापसा या मल्चिंग है उसमें भी आपको जब प्राकृतिक खेती करें तो इन संसाधनों को भी आपको काम में लेना है। और सब फसलें जो भी बो रहे हैं, जब आप सब फसलें बोल रहे हैं तो सब फसलें का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मुख्य फसल के साथ सब फसल अगर आप बोएंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप एक दलहनी फसल ले रहे हैं, अनाज वाली फसल ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो मैदान में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आपके पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और सूक्ष्म पोषक तत्व भी विकसित होंगे। बिल्कुल। तो कमल सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए रुक करते हैं हमारे दूसरे मेहमान का, डॉक्टर श्रीधर। ग्वार और लोबिया की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो लोबिया के बारे में बहुत बातें हो गई यहाँ पर, ग्वार के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। बताएं कि इसकी भी कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव किसान कर सकते हैं, और इसकी खेती के दौरान शुरुआत के समय में किन किन बातों का ध्यान रखें। जी हाँ, ग्वार हमारे उत्तर भारत के मैदान में और दक्षिणी भारत में कर्नाटक एरिया इधर जो है, इधर भी खेती आजकल बहुत करने लगे हैं जी। तो इस देखिए, जो हमारा ग्वार जो बोली जाती है ये भी आर्द्र और गर्म जलवायु की फसल है। और इसमें क्या है
कि इसके अंदर सूखा भी सहने की बहुत ज्यादा क्षमता है। कहने का मतलब यह है कि जहां कम सिंचित वाले इलाके हैं वहां पे इसकी खेती भी बहुतायत रूप से की जाती है। तो इसकी खेती करने के लिए आप जानते हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब इलाके काफी प्रचलित हैं जिनमें इनकी खेती की जाती है। तो अब जहां तक बुआई का समय है, उनकी भी बुआई इस समय आप फरवरी मार्च ये है कर सकते हैं। और दूसरी बात जो बरसात के मौसम में कर सकते हैं। तो जो इस समय जिनको बिजाई करनी है तो वो वर्षा आधारित खेती करने वाले तो नहीं कर पाएंगे। जिनके पास पानी की सुविधा है वो सिंचाई जरूर चाहिए ये फरवरी मार्च की खेती के लिए। तो जिनके पास सुविधा है पानी की वो इसकी बिजाई के लिए सोच सकते हैं। अब दूसरी बात है कि किस्मों की बात है। तो किस्में देखिए बहुत पहले से भी हमारी जो किस्में पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो हमारी नई दिल्ली है, यहाँ से पूसा नवबहार जो किस्म है ये बहुत अच्छी पाई गई। और यही किस्म लगभग हर इलाकों में, गुजरात में, राजस्थान में कई जगह ये गई हुई है। और इसके नाम थोड़े से वो कुछ बदल करके कुछ और भी जैसे नाम रख दिया गया है, गुजरात नवबहार या कोई और ऐसे नाम दिए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं है। आप उनकी किस्मों की खेती करें। दूसरा एक और अच्छी किस्म है गोमा मंजरी करके कहलाती है, ये भी अच्छी किस्म है जो सिर्फ फलियों के लिए बात मैं कर रहा हूँ, हरी फलियों की सब्जियों के लिए। दूसरी जो किस्म है आप ये इसकी खेती करें। और नहीं तो जो स्थानीय किस्में भी हैं, इलाके के हिसाब से अलग अलग किस्में भी हैं जो उगाई जाती हैं, उनकी तो खेती जो स्थानीय किस्में हैं इसकी जानकारी जाहिर तौर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं उनसे भी हासिल की जा सकती है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। राहुल जी बालाघाट मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम जैसे सर बता रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में जी, तो मैम जैसे गवार है, गवार में जो स्टैटिंग इंसेक्ट लगती है जैसे एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, तो अगर हम इनको गर्मी में कर रहे हैं तो गर्मी में स्पेशली जो इंसेक्ट है इनकी दिक्कत तो काफी रहती है। तो प्राकृतिक खेती में हम ऐसे कौन से उपाय करें ताकि इन इंसेक्ट से हम अपनी फसल को बचा सके, और अगर फसल में आ चुकी है तो फिर इसका क्या उपाय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, आइए जानते हैं। जी, रस चूसक कीड़े खासकर सफेद मक्खी, हरा जेसिड्स, हरा तेला या व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जिसको कहते हैं, इसका आक्रमण होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें नीमास्त्र या फिर 10 पर्णी अर्क। 10 पर्णी अर्क आपके लिए बहुत सबसे बेहतर रहेगा। इसके लिए आप 10 पर्णी अर्क जब बना रहे हैं तो इसके लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 10 लीटर देशी गाय का मूत्र लेना है और 2 किलो गाय का गोबर लेना है। इसको आपको 2 घंटे के लिए पानी में रख देना है। इसके बाद आपको 5 किलो नीम की पत्ती लेनी है, 1 किलो देसी लहसुन की चटनी लेनी है और 1 किलो जो हरी तीखी मिर्च होती है उसको लेनी है। इसके बाद आपको 500 ग्राम हल्दी, 500 ग्राम जो अदरक की चटनी होती है उसको लेनी है और 10 ग्राम हींग को लेनी है। इसके बाद जो 10 जो पत्तियां हैं जो आपके क्षेत्र में होती है, चाहे आम, अमरूद, अरंडी, आक, अमरूद, धतूरा, सीताफल, जामुन और हजारी जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं, अनार, पपीता, इसके किसी के भी 2-2 किलो सबके आप पत्ते ले लें, इनकी आप चटनी बना लें। इसके बाद इसको सबको घोल को आपको अच्छी तरह मिला के और इसको रख देना और 30 से 40 दिन में ये तैयार हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखें कि छाया में इसको बनावे और सवेरे शाम इसको लकड़ी के डंडे से आप हिलाते रहें। और ये जरूर ध्यान रखें कि इन रस चूसक कीड़ों के लिए आप इसको 6 से 8 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़के। ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप इसका छिड़काव कर रहे हैं मुंह पर मास्क लगाएं और शाम के समय इसको छिड़काव करेंगे। निश्चित तौर पे रस चूसक कीड़े चाहे व्हाइट फ्लाई हो, हरा सफेद मच्छर हो, हरा तेला, जेसिड्स हो, थ्रिप्स हो, ये जितने भी कीड़े हैं जो रस चूसते हैं, इवन यहाँ तक कि मोइला हो, एफिड हो, वो भी आपके नियंत्रण किया जा सकता है। या फिर नीमास्त्र से भी आप नीम का शुरुआत की अवस्था पे आप नीमास्त्र को भी काम में ले सकते हैं। जी, तो नीमास्त्र के बारे में भी जानेंगे और मुझे उम्मीद है राहुल जी इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। शिवलाल जी इस वक्त चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिवलाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम ये पूछ रहा है गवार लगाने की बता रहे हैं कि कितने टाइम में कब लगाया ये। जी हाँ,
मैंने अभी आपको ये बताया कि ये समय है ये लगाने का, आप मार्च में लगाएं। अगर हरी फलियों की सब्जी चाहते हैं, बाजार में बेच करके पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक समय है। लेकिन इस समय में आपको पानी की सिंचाई का व्यवस्था रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो जो फलियां बनेगी वो शुष्क रहेंगी, उसमें रसदार नहीं रहेगा। बाजार में ले जाएंगे तो उसका भाव अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि फलियां खिली हुई हरी और बिल्कुल रसदार महसूस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप पानी देंगे तभी फलियां ऐसी होंगी। और दूसरी बात, बरसात के समय में जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय काफी बारिश हो जाती है तो उसमें चलती है। लेकिन अगर ड्राई स्पेल, जो हमारा सूखा का समय अगर 15 से 20 दिन चला जाता है तो भी उसमें अगर लगता है तो एक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो पानी की सिंचाई रखनी है। और दूसरा, आप बिजाई इस समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो स्पेसिंग है, आप कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें, और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। और दूसरी बात कि जो है बीज दर की बात जो हम करते हैं, तो इसमें 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। जी बिल्कुल शिवलाल जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और ये जो तमाम बातें इसका ध्यान भी आप जरूर रखेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम प्राकृतिक खेती और इसके साथ ही ग्वार लोबिया की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनसे जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के जरिए पौध संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं? जी, प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से आप देखेंगे कीट, बीमारियां या फफूंद जनित रोगों की समस्या आती है। जी। तो जहां तक कीड़ों की समस्या है तो मुख्य रूप से या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं या इल्लियां जो होगी उनका आक्रमण होता है। तो इसके लिए आप नीमास्त्र है या ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, इसको काम में ले सकते हैं। तो नीमास्त्र जब आप काम में लें तो आप इसके बनाने का तरीका यह है कि 100 लीटर आप पानी ले लें और उसके अंदर आपको 1 लीटर गाय का गोबर लेना है और 5 किलो देसी गाय का गोबर लेना है और 10 किलो नीम की पत्तियां हो या फिर 5 किलो नीम की पत्तियां और 5 किलो नींबोली की ले लें और इसको आप अच्छी तरह मिला लें। 48 घंटे तक इसको अच्छी तरह मिला लें और इसको आप 6 महीने तक इसको काम में ले सकते हैं। इसको सीधा आप स्प्रे कर सकते हैं, सुबह शाम इसको हिला सकते हैं, हिला के जिससे कि जीवाणु की संख्या बढ़ जाए। दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है, जो छोटी मोटी लटें वगैरह या इल्लियां होती है, लार्वी होती है, उसके लिए है। उसके लिए आप क्या करें कि काम ले रहे हैं तो इसके लिए आपको
देसी गाय का जो इसमें जो ब्रह्मास्त्र में आपको काम लेना है, उसके लिए आपको 20 लीटर गाय का पेशाब लेना है और 5 तरह की पत्तियां इसमें, आम, अमरूद, अनार, पपीता और आक की, इनकी 2-2 किलो पत्तियां ले लें। इनको अच्छी तरह आप इसको पीस लें, चटनी बना लें और इसको एक उबालें और उबाल कर ठंडा कर लें और इसको आप 3 लीटर प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर इसको छिड़कें और 6 महीने तक इसका आप रख सकते हैं। जो एक और अगर जैसे लीफ जो पोट बोरर है या फली छेदक की समस्या है, बहुत सी बार पत्तियों में रोलर हो जाती है, तने में छेद हो जाता है, स्टेम बोरर कहते हैं, उसके लिए अग्नि अस्त्र सबसे बढ़िया है। इसके लिए आपको 20 लीटर गौमूत्र लेना है और 500 ग्राम इसकी तंबाकू की पत्ती लेनी है, 500 ग्राम जो हरी मिर्च होती है उसकी चटनी लेनी है और 250 ग्राम हमें लहसुन की पत्तियां लेनी है और 5 किलो हमें नीम की पत्तियां लेनी है। इनको सबको आपको मिला लें, सवेरे शाम इसको हिलाएं और 5 लीटर प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से इसको आप छिटक सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कई तरीके हैं जो पौध संरक्षण के हो सकते हैं। आमतौर पर धारणा होती है कि रोग व कीट से छुटकारा पाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक तरीके भी हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। डॉक्टर श्रीधर, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी और अगर आप इजाजत दें तो कुछ सवाल जो ईमेल के जरिए आए हैं वो बेलदार सब्जियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि करेला, घिया और इसके साथ ही खीरा, ककड़ी। अगर आप इजाजत दें तो कुछ ऐसे सवाल यहाँ पे शामिल कर लें हम। पूछे डॉक्टर श्रीधर जी, एक सवाल भेजा है रमेश चंद्र बोस्ती जी ने हरियाणा से और इनका सवाल है कि घिया करेला की कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? जी देखिए, गर्मियों में जो ये आप लगाई जाती है ये घिया और करेला, जी। इसकी जो किस्मों के बारे में आपने बात की है तो घिया की सबसे उन्नत किस्म है पूसा नवीन। ये पूरे भारतवर्ष में इससे ज्यादा प्रचलित है और ये लगभग 1 फीट की होती है और बिल्कुल बेलनाकार और मार्केट के हिसाब से है ये, तो इसकी खेती वो कर सकते हैं। दूसरी बात है और किस्म है पूसा समृद्धि है, पूसा संदेश है, जो कि बिल्कुल आप उसका गोल वाली होती है, वो तो गोल और लंबी उसके हिसाब से चयन कर सकते हैं। तो किस्में हैं, इसमें हाइब्रिड किस्में भी हैं, पूसा से निकाली गई हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, वहां से संपर्क करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बीज कितनी लगेगी, तो ये लौकी और ये जो करेले की किस्मों की बात कर लें, करेले में देखिए उसमें भी बहुत नई किस्में हमारे यहाँ से पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, ये जो करेले की नई किस्म भी निकाली गई है विगत 2 वर्षों के अंदर में, तो इनकी खेती हमारे किसान भाई वहां हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से बीज प्राप्त कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। और अगर उनको ना भी मिले तो जो बाजार में उनको प्राइवेट कंपनियों के भी बीज मिलते हैं, उनकी भी खेती वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रीधर, बहुत ही संक्षिप्त जवाब ले लेते हैं। एक मेल हमें आया है जिसमें वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी ककड़ी के बीज वो लगा सकते हैं। ककड़ी जो गर्मियों में लगाई जाती है, जी जी जी, तो इसमें पूसा से एक ककड़ी की भी किस्म निकाली गई है। आप हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर लें, वहां से भी एक जो डार्क ग्रीन कलर की है ककड़ी वो निकाली गई है, उसकी खेती कर सकते हैं, जो भी गर्मियों में आपको बाजार में मिलती है। जी जी। और दूसरी ये है, अगर स्थानीय किस्में भी आपको मिल जाए तो उसको भी आप चयन कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो आनुवंशिकी सुधार का काम इस फसल में नहीं हुआ है, तो बहुत कम ही किस्में उपलब्ध हैं। तो हमारे जो पूसा में एक किस्म भी निकाली गई है, बाकी ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों के या फिर स्थानीय स्तर पे जो बीज मिलती हैं उनका ही उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्रीधर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी और लगातार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और कई मेल आ रहे हैं ईमेल, उसमें से एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं, सतीश चंद्र जी का है और इनका कहना है कि रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव जो है क्या वो मानव शरीर पर वैज्ञानिक रूप से स्थापित हो चुका है? अगर हाँ तो क्या हम रासायनिक और प्राकृतिक खेती यानी कि मिश्रित खेती कर सकते हैं जिससे उत्पादन भी कम ना हो और जीवन भी सुरक्षित रहे? तो डॉक्टर जैन आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, और खासतौर पर एक आशंका भी जुड़ी रहती है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होता है, जैसे कि इनके सवाल से भी ये जाहिर है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि
कम लागत और शुद्ध मुनाफा कमाना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसके प्राकृतिक खेती के जो मैंने 5 स्तंभ बताए, जीवामृत है, घन जीवामृत है, वापसा है, वापसा में भी यही किया जाता है कि जब पानी को आपको दिया जाता है, वापसा जमीन के अंदर में ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन करनी है कि अगर पानी भरा रहेगा तो आप देखेंगे जो मिट्टी के 2 कण होते हैं उनके बीच में 50% हवा और 50% वाष्प रहेगी। तो जब वो भर जाएंगे तो उससे हवा बाहर निकल जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी तो उससे क्या पौधा सूखेगा। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है कि रासायनिक खेती में पानी भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि मल्चिंग वगैरह आप करेंगे तो 90%, मैंने आपसे पहले बताया कि 90% पानी की बचत होती है। तो जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो उससे ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। और जब ये आज रसायन की जो बात हो रही है तो सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा कारक ये है कि जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है जी, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। आप देखिए, जिसकी पूर्ति हो जाती है प्राकृतिक खेती के जरिए, मिट्टी उपजाऊ होगी तो उत्पादन भी भरपूर होगा। डॉक्टर जैन, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी इस कार्यक्रम में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने ग्वार लोबिया की खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषयों के बारे में आपको बता दें। कल हेलो किसान कार्यक्रम का विषय रहेगा ब्रॉयलर मुर्गी पालन से रोजगार, साथ ही बात होगी पशुओं में गलघोटू रोग से बचाव। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इनके जरिए जुड़े रहें, अपने सवाल भेजें। और आपको बता दें कि आप वीडियो भी बना सकते हैं अपना, और साथ ही हेलो किसान को इसमें टैग कर सकते हैं और अपने सवालों के ये वीडियोज आप हमें भेज सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Thank you.